देखो, पेज नंबर है 8.1, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। बहुत ध्यान से सुनते जाना है। लाइन टू लाइन चल रहा हूं मैं। ठीक है, मिस आउट मत होना कहीं से भी। इसमें क्लियर लिखा है, अब तक के चैप्टर में हमने इंडियन इकोनॉमी के बारे में काफी कुछ डिटेल में पढ़ा है। इसकी प्रॉब्लम्स, इसकी पॉलिसीज, इसकी डेवलपमेंट। हमें अच्छे से पता है कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है डेवलप्ड इकोनॉमी और एक है आपकी डेवलपिंग इकोनॉमीज। जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री का पार्ट है, अमेरिका है डेवलप कंट्री है। इस तरीके से डिवाइडेड है। पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड के बाद हर नेशन ने कोशिश की है कि वो ये जज कर पाए कि भाई हमारी कंट्री की क्या स्ट्रेंथ है बाकी सारी कम कंट्रीज के सामने। मतलब हर कंट्री ने अपने अपने तरीके से अलग अलग मेजरमेंट अडॉप्ट किए हैं कि उसकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ मिले। इसलिए ही काफ़ी सारी कंट्रीज ने मिलके अपने रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स बना लिए हैं, जैसे कि सार्क, यूरोपियन यूनियन, एशियन, G8, G7, G20, ब्रिक्स। ये सब इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स हैं। इसमें मेंबर कंट्रीज बनती हैं। मतलब बहुत सारी कंट्री इन इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स की मेंबर्स बनती हैं। और ऑफ कोर्स ये अपने आपस में इनकी मीटिंग्स होती हैं। जैसे इंडिया में G20 हुआ था। ठीक है। बहुत सारे डिस्कशन चलते हैं, उससे ये पता लगता है कि आपकी पॉलिसी हमसे ज़्यादा बेटर है या हमारी पॉलिसी उनसे बेटर है। तो पता लग पाता है कि हमारी कंट्री कहाँ स्टैंड करती है। इन सारी ग्रुपिंग में से इंडिया जो मेंबर है वो सार्क का है, G20 का है और ब्रिक्स का है। चाइना मेंबर है G20 एंड ब्रिक्स का। और पाकिस्तान मेंबर है सार्क का। इसके अलावा हर नेशन ने पूरी कोशिश की है कि इस डेवलपमेंट प्रोसेस में वो नेबरिंग कंट्रीज की जितने भी प्लान स्ट्रेटजीज हैं उसको समझे। उससे फायदा क्या होगा? उससे आपको ये फायदा होगा कि इससे आपको अपनी कंट्री की स्ट्रेंथ, अपनी कंट्री की वीकनेस पता लगती है एज कंपेयर टू योर नेबर्स। इस पूरे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में डेवलपिंग कंट्री को जो कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है वो सिर्फ डेवलप नेशंस के साथ नहीं है, बल्कि डेवलपिंग कंट्री के साथ भी है। कहने का मतलब कि क्या लगता है आपको कि डेवलपिंग कंट्री का कंपटीशन सिर्फ डेवलप कंट्री के साथ है? डेवलपिंग कंट्री का कंपटीशन इवन डेवलपिंग कंट्री के साथ भी इतना ज़्यादा हो चुका है। सो एक अंडरस्टैंडिंग तो बनती है अपने पड़ोसी मुल्क के बारे में कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजीज हैं, हम उनसे कितने पीछे हैं या वो हमसे कितना पीछे है। ऐसे कंपैरिजन बनना तो बनता ही है कि ऐसी क्या प्लान एंड पॉलिसीज है हमारे पड़ोसी देशों की जो शायद हमसे बेटर हो। तो इस चैप्टर में हमें वही ट्रेंड कंपेयर करना है। हमें इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट कंपेयर करना है इंडिया का अपने दो पड़ोसी देशों के साथ, एक तरफ चाइना, दूसरा पाकिस्तान। चाइना जिसने हाल ही में ही थोड़ा लिबरल होना शुरू किया है। चाइना में अब सबको पता है कि वन पार्टी रूल है और अपनी कंट्री में इनके लिबर्टी इंडिकेटर इज अ मेजर इशू। आएगा डिटेल में, सारा आएगा ये। पाकिस्तान सबको पता है कि वहाँ पे सरकारें कम या सरकार की कम, मिलिट्री के रूल ज़्यादा चलता है। तो तीनों कंट्री ने, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान ने तकरीबन अपने 60 साल 70 साल पूरे कर ली हैं डेवलपमेंट के। बस हमें इन तीनों कंट्रीज को कंपेयर करना है इस पूरे चैप्टर में। एक एक पेज इंपॉर्टेंट है। फ्रंट पेज में MCQ आ चुका है। इंडिया किसका मेंबर है, किस इकोनॉमिक ग्रुपिंग का, MCQ दे देते हैं। चाइना किसका मेंबर है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, 3 नंबर में आ चुका है क्वेश्चन कि तीनों कंट्री की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं सेम जैसी थी। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की काफ़ी सारी सिमिलरिटीज रही हैं इनके डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज में। कैसे? तीनों कंट्रीज की डेवलपमेंट पाथ तकरीबन एक ही टाइम पे स्टार्ट हुआ। इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए 1947 में। चाइना ने अपना रिपब्लिक सेटअप किया 1949 में।
तीनों कंट्री ने अपनी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज तकरीबन सिमिलर तरीके से ही स्टार्ट की। जैसे कि इंडिया ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया था 1951 में। ये सारे ईयर्स याद रखने हैं। बहुत पूछेंगे ये लोग, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करूं। पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान अनाउंस किया 1956 में, और चाइना ने अनाउंस किया 1953 में। 5 ईयर प्लान एक मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान है जिसका फोकस है इन मल्टीपल चैलेंजेस को हैंडल करना। सबको पता है 5 ईयर प्लान कंट्री क्यों बनाती है। आने वाले सालों में हम अपनी कंट्री में क्या क्या चैलेंजेस फेस करेंगे, उन्हें कैसे टैकल किया जाएगा, कंट्री को कैसे डेवलप किया जाएगा, कैसे सिक्योरिटी लेवल बढ़ाया जाएगा, ये सब 5 ईयर प्लान में तय किया जाता है। 2013 में पाकिस्तान अपने 11th 5 ईयर प्लान पे था। चाइना वाज वर्किंग ऑन 13th 5 ईयर प्लान, एंड इंडिया में 5 ईयर प्लान बंद हो चुके हैं। मार्च 2017 तक हमारी कंट्री में 5 ईयर प्लान चले थे। उसके बाद से इंडिया के अंदर 1 ईयर प्लान बेस्ड मॉडल चलता है। करंटली पाकिस्तान 12th 5 ईयर प्लान पे है। चाइना जो है, जिसने जबरदस्त स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कर दिखाया है अपनी अप्रोच में, जो इसकी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी सपोर्टिव रहा है। वो अपने 14th 5 ईयर प्लान पे है। और इंडिया के 5 ईयर प्लान तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों की स्ट्रैटेजीज काफ़ी सिमिलर रही है। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, जब इंडिया आज़ाद हुआ था हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए पब्लिक सेक्टर का रोल सबसे ज़्यादा रखा जाएगा। सेम पाकिस्तान ने ऐसे ही किया था, मतलब अपने देश को रन करने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर ने अपना रोल सबसे ज़्यादा रखा था। ठीक है। टिल द 1980s तीनों कंट्रीज की ग्रोथ रेट और पर कैपिटा इनकम तकरीबन सेम थी। बल्कि इसको टिल लेट 1970s ही कर दोगे तो बेटर है, क्योंकि चैप्टर जब खत्म होगा उसके लास्ट में टिल लेट 1970s ही मेंशन्ड है। लेकिन ओवरऑल देखें तो तीनों कंट्री ने अलग अलग तरीके से परफॉर्म किया है। इंडिया और पाकिस्तान की ग्रोथ जो है काफ़ी स्लो और इरेगुलर रही है एज कंपेयर टू चाइना, जिसने मेराकुलस प्रोग्रेस कर दिखाया है। लेकिन एक कंपैरेटिव स्टडी करने से पहले एक बार इनको एनालाइज करना तो बनता है अलग अलग। जैसे हम बात करें, स्टार्ट करें चाइना से। चाइना का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या कहता है? वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट पीपल में आते हैं ये लोग, कंसिस्टिंग ऑफ स्टेट एंड कल्चर्स डेटिंग बैक फ्रॉम मोर देन 6 मिलेनिया। इसका रिपब्लिक सेटअप हुआ था 1949 में। चाइना ईस्टर्न एशिया में सिचुएटेड है, बाउंडेड बाय द पैसिफिक इन द ईस्ट। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री में आता है वर्ल्ड में, नेक्स्ट टू कनाडा एंड रशिया। एरिया है 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। चाइना मोस्ट पॉपुलस कंट्री में आता है। इसमें आपको डाउट आएगा, ये एक्चुअली डेटा 2019 के अकॉर्डिंग लिख रहा है वो। ठीक है, उसके नीचे अपडेट कर रखा है कि इंडिया की पॉपुलेशन नंबर 1 पे है। तो एज पर द 2019 डेटा, चाइना मोस्ट पॉपुलस कंट्री में आता है विद 1393 मिलियन पीपल। लेकिन इसका ग्रोथ रेट जो है वो 0.5% पर एनम का ही है बस। चाइना में जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो है साइनो तिब्बतन लैंग्वेज, स्पोकन बाय 29 एथनिटीज। और भी कई मेजर डायलेक्ट्स हैं इनकी लैंग्वेज में ही। इकोनॉमी, बीइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, चाइना वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में आता है। जब इसने अपना रिपब्लिक सेटअप कर लिया था अंडर वन पार्टी रूल, तो चाइना ने अपने देश के जितने भी क्रिटिकल सेक्टर्स थे, एंटरप्राइजेस थी, लैंड एरिया जो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल था, सब अपने अंडर ले लिया था। कैसे काम किया इस कंट्री ने, कैसे कंट्री ग्रो कर गई? चाइना ने अपनी कंट्री में ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन स्टार्ट किया 1958 में, जिसको स्टार्ट किया था माओ जेडोंग ने। और इसका मेन एम यही था कि चाइना की इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करेंगे। उनका मेन एम यही था कि हम अपनी देश की एग्रेरियन इकोनॉमी को मॉडर्न इकोनॉमी में कन्वर्ट करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन।
लोगों को एनकरेज किया गया कि अपने बैकयार्ड में इंडस्ट्रीज खोलें। रूरल एरियाज में इतना बढ़िया सिस्टम है चाइना का, लैंड ओनरशिप नहीं देता है। कम्यून्स बना दिए गए हैं। कम्यून्स बनाने का मतलब 5-6 फैमिलीज को एक पीस ऑफ लैंड अलॉट किया जाता है। मिलके खेती बाड़ी की जाएगी। जो भी इनकम जनरेट होगी गवर्नमेंट के टैक्सेस देने के बाद, वो अमाउंट फिर सारी फैमिलीज में इक्वल इक्वल वो डिवाइड करवा देते हैं। जब ओनरशिप का पंगा ही नहीं है, जैसे इंडिया में है कि यहाँ पे जमींदार हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसानों को, वहाँ ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है। इसलिए सिस्टम बहुत इनका सक्सेसफुल रहा है। कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम है। 1958 में 26,000 कम्यून्स ये बना चुके थे। तकरीबन सारी पॉपुलेशन कवर कर लेती, फार्मिंग पॉपुलेशन की बात हो रही है। लेकिन जीएलएफ कैंपेन को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा। एक सीवियर ड्रॉट आया वहाँ पे, जिसकी वजह से हैवॉक हुआ। 30 मिलियन लोग मारे भी गए। फिर जब रशिया के कॉन्फ्लिक्ट हुए चाइना के साथ, मतलब रशिया इनको हेल्प करता था इनके इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में, तो तो रशिया ने अपने प्रोफेशनल्स को चाइना से क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। सेकेंड पॉइंट, ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। 1965 में माओ जेडोंग ने ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। 1966 से 76 तक चला था, जिसके तहत वो अपने देश के लोग, स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को काम सीखने के लिए कंट्री साइड भेजा करते थे। थर्ड पॉइंट है रिफॉर्म्स। The present day fast industrial growth in China can be traced back to the reforms introduced in 1978। इसी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है सीबीएसई में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चाइना की जो प्रेजेंट इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो उसके रिफॉर्म्स की वजह से है। चाइना ने अपनी कंट्री में, वैसे रिफॉर्म का मतलब याद होना चाहिए आपको, हमने एलपीजी रिफॉर्म पढ़ा था। रिफॉर्म का मतलब ये होता है कि अपनी कंट्री की पॉलिसीज में चेंजेस करना, कुछ डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज नहीं तैयार करना कि आपकी कंट्री कैसे ग्रो कर सकती है। तो चाइना ने अपनी कंट्री में रिफॉर्म दो फेज में स्टार्ट किए थे। पहले फेज पे उसने स्टार्ट किए एग्रीकल्चर में, फॉरेन ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में। एग्रीकल्चर में कम्यून लैंड्स बनाई गई, जो डिवाइड की गई स्मॉल प्लॉट्स में। ठीक है, साफ लिखा है लैंड प्रोवाइड की गई थी ओनली फॉर यूज, नॉट फॉर ओनरशिप। साफ लिखा है दे वर अलाउड टू कीप ऑल इनकम फ्रॉम द लैंड आफ्टर पेइंग द टैक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट। लेटर फेज में इसने रिफॉर्म स्टार्ट किए इंडस्ट्रियल सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर फर्म्स को, टाउनशिप को, विलेज एंटरप्राइजेस को अलाउ किया गया कि अब आप प्रोड्यूस कर सकते हैं प्रोडक्ट्स, ताकि इनकी गवर्नमेंट कंपनीज को भी स्टिफ कंपटीशन मिले। फिर चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने देश में ओपन डोर पॉलिसी स्टार्ट किया, जिसके तहत इन्होंने फॉरेन कैपिटल को, फॉरेन कंट्रीज को अलाउ किया कि वो उनकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें, टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करें, लेकिन अपनी कमिटमेंट टू सोशलिज्म को छोड़े बिना। मतलब अपना कंट्रोल नहीं छोड़ता है चाइना कभी, भले ही उसने फॉरेनर्स को अलाउ किया हो इंडिया में, इंडिया को नहीं, भले उसने फॉरेनर्स को अलाउ किया हो चाइना में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन अपनी कमिटमेंट तो ये नहीं लूज करता। चाइना में बहुत बढ़िया सिस्टम है डुअल प्राइसिंग सिस्टम का। जितने भी फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनके इनपुट, उनके आउटपुट के प्राइस, क्वांटिटी सब चाइना खुद फिक्स करता है। बाकी ट्रांजैक्शंस के लिए जो प्राइसेस फिक्स होंगे वो मार्केट फोर्सेस पे चलते हैं। फिर अपने देश में फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करने के लिए चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किए। एसईजेड तो पता ही है, आप सबको बता रखा है कई बार। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब ही क्या होता है कि ये एरिया बनाया जाता है सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए। तो अगर आप एक्सपोर्ट करने के लिए एसईजेड सेटअप करोगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट के लिए। बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त को 1947 में। 1971 में एक सिविल वॉर हुआ ईस्ट पाकिस्तान में,
जिसकी वजह से बांग्लादेश अलग हुआ। तो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो कैरेक्टराइज किससे है? इकोनॉमिक ग्रोथ से भी है, मिलिट्री रूल से भी है, और सरकारें यहाँ नहीं टिकती है उससे भी है। पाकिस्तान लोकेटेड है साउथ एशिया में, बॉर्डर्स लगते हैं सेंट्रल एशिया मिडिल ईस्ट में। इसके बॉर्डर्स चाइना के साथ नॉर्थ में हैं, टुवर्ड वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट आर ईरान एंड अफगानिस्तान, टुवर्ड ईस्ट एंड साउथ ईस्ट इसके बॉर्डर इंडिया से कनेक्टेड है। कंट्री का एरिया है 796,095 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल कल्टीवेटेड एरिया है 221,300 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। और फॉरेस्ट जो है इसका वो है 42,300 स्क्वायर किलोमीटर। पाकिस्तान सिक्स्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री में आता है, 212 मिलियन पीपल एज पर द डेटा ऑफ 2019। ग्रोथ रेट है 2.1% पर एनम। पाकिस्तान की वन थर्ड टोटल पॉपुलेशन ऐसी है जो पॉवर्टी लाइन के अंडर है। सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन में आता है आफ्टर इंडोनेशिया। नेशनल लैंग्वेज है उर्दू एंड इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। पाकिस्तान की रैंक फिलहाल 28 अक्टूबर 2024 के अकॉर्डिंग फिफ्थ रैंक पे है एज पर द पॉपुलेशन डेटा। बात करते हैं इसने अपनी कंट्री कैसे चलाई। आप देखेंगे बिल्कुल हमारी तरह। फर्स्ट पॉइंट है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। पाकिस्तान ने अपनी कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम स्टार्ट कर रखा था बिल्कुल हमारी तरह। प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे। लेट 1950s और 60s तक पाकिस्तान ने बहुत सारी पॉलिसी स्टार्ट की, जैसे कि अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। बिल्कुल हमारी तरह इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी स्टार्ट की थी पाकिस्तान ने भी, ताकि अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सके फॉरेन कंपटीशन से। एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन लाने के लिए बिल्कुल हमारी तरह ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी अडेप्ट किया इस कंट्री ने। इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेंटेन किया सरकार ने, इनकी इन्वेस्टमेंट की गई सरकार की तरफ से, और इसका रिजल्ट मिला इनको, इनके एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर में ड्रामेटिकली काफ़ी अच्छे चेंजेस देखने को मिले हैं। बिल्कुल हमारी तरह इसने पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, लेकिन हमसे थोड़ा ही जल्दी जाग गए। हमने 1991 में जाके प्राइवेटाइजेशन किया था। पाकिस्तान ने अर्ली 1970s तक गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, और लेट 1970s तक ये डी नेशनलाइजेशन कर चुके थे। फिर गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको इंसेंटिव भी ऑफर किए गए ताकि वो इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन पाकिस्तान में पैसे की दिक्कत बहुत है। पाकिस्तान को ज़्यादातर पैसे मिले हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है वेस्टर्न नेशन से या रेमिटेंसेस से, जो इनको मिडिल ईस्ट से मिलती हैं, जिसकी वजह से इस कंट्री की काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली है। हमसे पहले रिफॉर्म स्टार्ट कर लिए थे इस कंट्री ने 1988 में ही। कंपैरेटिव स्टडी इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान 2017-18 का डेटा है। अगर इस डेटा को एनालाइज करें तो चाइना मोस्ट पॉपुलस कंट्री में आता है विद 1393 मिलियन पीपल एज पर दिस ईयर डेटा 17-18। इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री में आता है 1352 मिलियन पीपल। और अगर चाइना से कंपेयर करें, एज कंपेयर टू चाइना और इंडिया, पाकिस्तान की पॉपुलेशन सिर्फ 212 मिलियन पीपल की थी। यानी अगर हम ग्लोबल पॉपुलेशन को देखें तो विश्व में हर छठा इंसान या तो चाइनीज दिखेगा या इंडियन। पाकिस्तान की पॉपुलेशन तो इतनी कम है, रफली अबाउट 1/10 ऑफ चाइना और इंडिया। आगे ग्रोथ रेट की बात करें, माना चाइना की पॉपुलेशन नंबर 1 पे थी 17-18 में, लेकिन इसका ग्रोथ रेट तीनों कंट्री के कंपैरिजन में सबसे कम था। इट जस्ट 0.46%। इंडिया का 1.03%, पाकिस्तान का था 2.05%। इतना कम क्यों? क्योंकि पाकिस्तान चाइना ने अपनी कंट्री में वन चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट की थी, ठीक है, लेट 1970s में। लेकिन इसके एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिले इस कंट्री में। इनकी इससे इनकी ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन में गिरावट हुई। एल्डरली पीपल कंट्री में ज़्यादा हो गए एज कम्पेयर टू यंगर वन। सेक्स रेशियो डिक्लाइन कर गया। मेल प्रेफरेंस
मोर प्रेफरेंस फॉर द मेल चिल्ड्रन रहती है इस कंट्री में भी। तो हैविंग अ गर्ल वाज कंसिडरेबली हाईली अनडिजायरेबल, जिसकी वजह से अबॉर्शंस भी देखे गए। लेकिन चाइना ने बाद में इस पॉलिसी को चेंज करके 2 चाइल्ड लिमिट पे कर दिया था 2016 में। और रिसेंटली चाइना ने इसको 3 चाइल्ड पॉलिसी में कन्वर्ट भी किया है। तीनों कंट्री की डेंसिटी की बात करते हैं। चाइना थर्ड लार्जेस्ट कंट्री में आता है। एरिया बहुत बड़ा है इस कंट्री के पास, इसलिए इसका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी कम है। इस 148% पर स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का है 455% पर स्क्वायर किलोमीटर। पाकिस्तान का है 275% पर स्क्वायर किलोमीटर। सेक्स रेशो की बात करें, तीनों कंट्री में सन प्रेफरेंस ज़्यादा है, तो सेक्स रेशो कम है, बायस्ड है फीमेल्स के कंपैरिजन में। सेक्स रेशो सबसे कम इंडिया की है, 924 फीमेल पर 1000। चाइना पाकिस्तान की है 949 है, 943। सॉरी। रिसेंट टाइम में तीनों कंट्रीज में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, ऐसा नहीं है। बाद में कंट्रीज ने इंप्रूवमेंट की है। फर्टिलिटी रेट क्या होता है? ये वो रेट है जिसमें ये देखा जाता है कि 15 to 45 ईयर्स की एज में किसी वुमेन ने कितने बच्चों को जन्म दिया। तो चाइना में तो 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, तो ऑन एन एवरेज चाइना में फर्टिलिटी रेट 3 बर्थ पर वुमेन से कम होके हो गया था 1.7 बर्थ पर वुमेन, एवरेज है। फर्टिलिटी रेट पाकिस्तान का सबसे ज्यादा है, 3.6 बर्थ पर वुमेन। और इंडिया का है 2.2 बर्थ पर वुमेन। अर्बनाइजेशन की बात करें तो अर्बनाइजेशन चाइना में सबसे ज़्यादा है, 59%। इंडिया पाकिस्तान में ये रेशियो है 34%, 37%। अब है ग्रोथ इंडिकेटर। आओ जरा तीनों कंट्री का जीडीपी वेलफेयर चेक करें। जीडीपी ग्रोथ रेट सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है किसी भी कंट्री के ग्रोथ ग्रोथ चेक करने का। चाइना का सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी है पूरे वर्ल्ड में, एज कंपेयर्ड बाय परचेसिंग पावर पैरिटी फॉरेन एक्सचेंज रेट ही है। कितना है? $22.5 ट्रिलियन। इंडिया का जीडीपी है $9.303 ट्रिलियन। चाइना के जीडीपी का 41% हिस्सा। पाकिस्तान का जीडीपी है $0.94 ट्रिलियन, जो इंडिया के जीडीपी का भी सिर्फ 11% है। एक टाइम था जब डेवलप कंट्री को भी 5% के जीडीपी अचीव करने में दिक्कत आ रही थी। चाइना डबल डिजिट ग्रोथ तक था, मोर देन 2 डेकेड्स। देख सकते हो टेबल में, 1980 से 1990 में चाइना का ग्रोथ रेट जीडीपी 10.3% पे है। लेकिन उसके बाद तो हम नहीं ग्रो किया है। 2015-17 का डेटा देखें, चाइना के ग्रोथ रेट में डिक्लाइन देखने को मिला 10.3 से 6.8%। पाकिस्तान के जीडीपी में डिक्लाइन देखने को मिला है 6.3 से 5.3। कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि पाकिस्तान के जीडीपी गिरने का रीजन है इनकी सरकार का अनस्टेबल होना। ठीक है, फॉरेन करेंसी के लिए रेमिटेंसेस पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहना, फॉरेन एड पे डिपेंड रहना, और एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस इनकी वॉलेटाइल नेचर की है। लेकिन इंडिया ने जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव करके दिखाया था। कहते हैं कि इसके पीछे रीजन था हमारी एफिशिएंट इकोनॉमिक प्लानिंग एंड बेटर इम्प्लीमेंटेशन एज कंपेयर टू पाकिस्तान। अब आते हैं सेक्टरल कंट्रीब्यूशन पे। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का जीडीपी में कितना शेयर है, कितने परसेंट लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके बेस पे कंपैरिजन है यहाँ। तीनों इकोनॉमी में इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का काफ़ी कम प्रोपोर्शन है इन टर्म्स ऑफ वर्कफोर्स, लेकिन वो आउटपुट में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। कंपेयर करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर। चाइना की टोपोग्राफिक और क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि इसका एरिया सुटेबल फॉर कल्टीवेशन सिर्फ 10% है टोटल लैंड एरिया का। चाइना का टोटल कल्टीवेबल एरिया इंडिया के टोटल कल्टीवेबल एरिया का सिर्फ 40% हिस्सा है। अंटिल 1980
मोर देन 80% पॉपुलेशन फार्मिंग पे डिपेंडेंट थी एज देयर सोल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। सिंस देन गवर्नमेंट ने लोगों को एनकरेज किया कि वो अपने फील्ड्स को छोड़ें, ठीक है, और कुछ और काम करें, हैंडीक्राफ्ट, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट। एज अ रिजल्ट इतनी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट है इस कंट्री में। प्रपोर्शन ऑफ वर्क फोर्स जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, जो पहले कितना था, 80%, 1819 में वो 26% पे आ गया, विद कंट्रीब्यूशन टू जीवीए 7%। इंडिया की बात करें, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है 16%, और प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इन्वॉल्व एग्रीकल्चर में 43%। पाकिस्तान में कंट्रीब्यूशन टू जीबी है 24%, और वर्कफोर्स इन्वॉल्व है 41% एज कम्पेयर टू 43% ऑफ इंडिया। चाइना की बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर में, चाइना में सेकेंडरी सेक्टर 41% कंट्रीब्यूट करता है चाइना के जीवीए में। इंडिया और पाकिस्तान में सेकेंडरी सेक्टर का शेयर है 30 और 19% रेस्पेक्टिवली। फिर आगे प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स, अंडरलाइन करो, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी नॉर्मल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट देखा जाता है, चाइना ने अपनी देश की पॉपुलेशन को शिफ्ट किया है एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज में। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान ने अपनी देश की पॉपुलेशन को शिफ्ट किया है एग्रीकल्चर से सीधा उठा के सर्विस सेक्टर में। तो जो प्रपोर्शन इन्वॉल्व थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया और पाकिस्तान में, 25 एंड 24%, और पाकिस्तान में ये रेशियो 28% की थी। सर्वे सेक्टर, तीनों कंट्री में सर्विस सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। इंडिया और पाकिस्तान में सर्विस सेक्टर ही मेजर प्लेयर ऑफ डेवलपमेंट रहा है। यानी इंडिया पाकिस्तान में डेवलपमेंट के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया पाकिस्तान में, 54% इन केस ऑफ इंडिया, 57% इन केस ऑफ पाकिस्तान, और चाइना में 52%। अंडरलाइन करो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा है इन्होंने सेशन में या कैसे भी। 1980s में पाकिस्तान was faster in shifting its workforce to service sector as compared to India and China। बाकी डेटा आपको दे रखा है। तो इस पूरे एनालिसिस का कंक्लूजन ये निकलता है, पिछले 50 सालों में एग्रीकल्चर का तीनों कंट्री का जीवीए में कंट्रीब्यूशन गिरा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो चाइना ने डबल डिजिट ग्रोथ रेट मेंटेन किया है 1980s तक, लेकिन उसके बाद डिक्लाइन देखने को मिला है। इंडिया पाकिस्तान का भी ग्रोथ रेट डिक्लाइन हुआ है। सर्विस सेक्टर की बात करें, चाइना ने अपना ग्रोथ रेट मेंटेन किया हुआ था, और इंडिया ने भी अपना पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया था सर्विस सेक्टर में। तो फाइनल कंक्लूजन ये है इसके अंदर कि चाइना की ग्रोथ मेनली मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की वजह से है, इंडिया की ग्रोथ सर्विस सेक्टर की वजह से है, लेकिन पाकिस्तान तो तीनों सेक्टर में ही नीचे गिर गया। अब कंपेयर करते हैं जरा एचडीआई को। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि आपके देश में सैनिटेशन, पढ़ाई लिखाई, स्कूलिंग, ये सब कैसी है, उसके बेस पे ये एनालिसिस है। 8.10 पेज पे दे रखा है। एचडीआई बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है अगर आपको अपनी कंट्री की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैच करनी है तो। जितना ज़्यादा एचडीआई होगा, ठीक है, हाँ, हायर वैल्यू एचडीआई मतलब उतना ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 2019 में एचडीआई इंडिया, चाइना, पाकिस्तान का था कितना, इंडिया का 0.645, चाइना का 0.761, और पाकिस्तान का 0.557। एचडीआई वैल्यूज की हेल्प से कंट्री की रैंकिंग निकाली जाती है। तो चाइना की जो रैंकिंग है वो 87 पोजीशन पे है, इंडिया की जो रैंकिंग है वो 130 पोजीशन पे है, पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो 154 पोजीशन पे है। जितनी ज़्यादा रैंक, उतनी कम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबको पता है, ऑन एन एवरेज आपके देश में लोग कितनी लाइफ जीते हैं। एक कंट्री अगर अपने देश के लोगों को बेटर हेल्थ और सिविलिटीज दे पाती है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी ज़्यादा होती है।
हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये है कि आपके देश के लोग लॉन्गर और मोर एक्टिव लाइफ जीते हैं। चाइना की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 76.9 ईयर्स की है। ऑन एन एवरेज उनके देश के लोग 77 ईयर्स जीते हैं, इसका मतलब। इंडिया पाकिस्तान की है 69.7, पाकिस्तान की 67.3। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये हाईएस्ट है इन केस ऑफ चाइना 8.1%। इंडिया पाकिस्तान का 6.5 एंड 5.2% जस्ट। पर कैपिटा इनकम, जितनी ज़्यादा अच्छी इनकम होगी आपके देश में उतनी ज़्यादा पर कैपिटा इनकम निकलेगी। 2019 में चाइना की पर कैपिटा इनकम $16,000 थी, बल्कि हमारी सिर्फ 6,000 अराउंड, और पाकिस्तान की 5,000 अराउंड। पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनके पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग कौन लोग होते हैं, जो अपनी बेसिक नेटिव्स को भी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पुअर पीपल थे अमंग द थ्री कंट्री, चाइना में सबसे कम। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब आपके किसी भी देश में हर 1,000 इन्फेंट्स बर्थ में से कितने इन्फेंट्स की डेथ होती है, जिनकी एज ग्रुप 1 ईयर से बिलो होती है। जितनी कम आईएमआर होगी उतना ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज है आपके देश में हेल्थ को लेके। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट चाइना में सबसे कम है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब आपके देश में 1 लाख लाइव बर्थ में से कितनी लेडीज की डेथ होती है। तो इंडिया और पाकिस्तान में ये रेशियो थोड़ी सी है कंसिडरेबल। चाइना में हर 1 लाख बर्थ में से सिर्फ 29 वुमेन की डेथ होती है, और इंडिया पाकिस्तान में 133 एंड 140। एक्सेस टू बेसिक सैनिटेशन, चाइना की परफॉर्मेंस इन प्रोवाइडिंग सैनिटेशन बेटर है एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। चाइना अपने देश में 75% पॉपुलेशन को सैनिटेशन लेवल प्रोवाइड कर पाता है, पाकिस्तान और इंडिया 60% पॉपुलेशन को। एक्सेस टू बेसिक ड्रिंकिंग वाटर, चाइना 96% पॉपुलेशन को दे पाता है, हम 93%, पाकिस्तान 91%। पॉपुलेशन अंडर नरिशमेंट, मतलब कितने देश के लोग कुपोषण का शिकार हैं। चाइना में सबसे कम 8.1% पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है उसकी। इंडिया में 37.9%, पाकिस्तान में 37.6%। फिर बारी आती है लिबर्टी इंडिकेटर की। एचडीआई में आपने काफ़ी सारे पैरामीटर अभी भी पढ़े हैं, कंपेयर भी किए हैं। इकोनॉमिस्ट ने कहा कि सर लिबर्टी इंडिकेटर इंडिकेटर क्यों नहीं लिया। लिबर्टी इंडिकेटर का मतलब है आप अपने देश में ह्यूमन राइट्स कितने अलाउ करते हो, कितना लोगों को हक है कानून में सहारा लेने का या सरकार के अगेंस्ट वोट करने का, या कोर्ट में केस केस फाइल करने का अगर सरकार से नाखुश है तो। चाइना में सबसे कम है। चाइना में लिबर्टी इंडिकेटर इज अ मेजर इशू। तो वही वो कह रहा है, अगर लिबर्टी इंडिकेटर की बात करते तो फिर इंडिया पाकिस्तान थोड़ा आगे निकलता हुआ निकलता। फिर आता है अप्रेजल तीनों कंट्रीज का। पूरे चैप्टर के बेस पे नहीं है तीनों कंट्री का अप्रेजल, ये रिफॉर्म बेस पे है कि रिफॉर्म से पहले कंट्री कैसी थी, रिफॉर्म के बाद ये कंट्री कैसे हो गई। चाइना, चाइना के ऊपर एज सच कोई कंपल्शन नहीं थी वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से, जैसे इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कंपल्शन थी कि तुम्हें रिफॉर्म स्टार्ट करने ही पड़ेंगे, पैसा चाहिए तो। चाइना ने अपनी मर्जी से रिफॉर्म स्टार्ट किए थे 1978 में। रिफॉर्म से पहले इसने अपनी कंट्री में बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज में जबरदस्त इंप्रूवमेंट कर दिखाया, कम्यून सिस्टम बना के फूड रेंज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिखाया। लेकिन इतने लैंड रिफॉर्म के बाद भी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बाद, अदर इनिशिएटिव के बाद, पर कैपिटा ग्रेन आउटपुट चाइना का 1978 में उतना ही था जितना 1950 में था। इस वजह से चाइना को ये बात चुप गई। 1978 में चाइना की गवर्नमेंट अपनी स्लो पेस ऑफ इकोनॉमी से बिल्कुल खुश नहीं थी। उनको लगा लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन हुआ है, और उनको लगा कि माओ का विजन तो फेल ही हो गया तो। तब इन्होंने 1978 में रिफॉर्म स्टार्ट किए। चाइना ने अपने हर रिफॉर्म पहले स्मॉलर लेवल पे स्टार्ट किया, फिर इसको बड़े लेवल तक लेके गए। अपनी कंट्री में इसने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज मेंटेन की,
डेवलप की एजुकेशन और हेल्थ में। लैंड रिफॉर्म मेजरमेंट सक्सेसफुली इम्प्लाई इम्प्लाई किए। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है इस कंट्री की। स्मॉल इंटरप्राइजेस को इसने बढ़ावा दिया, ताकि इसके देश में सोशल इंडिकेटर और इनकम इंडिकेटर में इंप्रूवमेंट है, और वो हुआ भी है। इस कंट्री ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म अलाउ किए, प्लॉट्स हैंड ओवर किए यूज करने के लिए। मेजॉरिटी ऑफ पुअर पीपल को प्रॉस्पेरिटी मिली। और चाइना के ये जो रिफॉर्म स्टार्ट हुए थे, इसकी हेल्प से इसके जब नेक्स्ट टाइम रिफॉर्म स्टार्ट होंगे, तो ऑलरेडी इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बना लिया है। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसके रिफॉर्म इसी के ऊपर उल्टे पड़ गए थे। एज कंपेयर टू 1980s, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी उसका बल्कि डिक्लाइन हो गया था 1990 में। प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल 1960 में 40% से ज़्यादा थे, जो 1980 में 25% हो गए थे। लेकिन रिफॉर्म स्टार्ट करते ही ये और बढ़ गया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। द रीजंस फॉर द स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ एंड री एमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रोथ ऑफ फूड सप्लाई डिपेंड करता है अच्छी हार्वेस्टिंग पे। ठीक है। चाइना के मतलब पाकिस्तान के अंदर कोई इंस्टीट्यूशनल चेंजेस ये नहीं कर पाए हैं। टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं अडाप्ट कर पाए हैं। जब अच्छी हार्वेस्टिंग हो जाती थी, तो पाकिस्तान अच्छी पोजीशन पे आता था, अदरवाइज नॉट। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ये माना जाता है कि एक कंट्री अगर अपनी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्ड कर ले एक्सपोर्ट्स के थ्रू, तो ये बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन पाकिस्तान के तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग रेमिटेंसेस से ही आई हैं, जो इनके पाकिस्तानी वर्कर मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। एक्सपोर्ट से आई हैं, जो इनका एग्रीकल्चर का वॉलेटाइल परफॉर्मेंस है। फिर फिर फॉरेन लोन्स पे डिपेंडेंट बहुत रही है ये पाकिस्तान कंट्री, एक तरफ से, और दूसरी तरफ वापस भी नहीं कर पा रही है लोन्स। लेकिन पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने रिकवर किया इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। एज पर द एनुअल प्लान 1920, इसका जीडीपी का ग्रोथ रेट 5.5% था 17-18 में, पिछले के 10 सालों का सबसे अच्छा। एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट सेटिस्फैक्ट्री लेवल से काफ़ी कम था। और इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर ने ग्रो किया 4.9 और 6.2% से। यानी इसका अगर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर देखें, तो पिछले कुछ सालों में कुछ स्टेबल और पॉजिटिव रिजल्ट्स शो किए हैं इस कंट्री ने। सो कंक्लूजन ये है कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तकरीबन 70 साल अपनी डेवलपमेंट पूरा कर चुके हैं। टिल लेट 1970s तीनों की परफॉर्मेंस तकरीबन सेम जैसी थी। लिखा है ऑल ऑफ दम आर मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ लो डेवलपमेंट। पिछले के 30 सालों में बहुत अलग अलग चेंजेस हुए हैं। इंडिया की परफॉर्मेंस मॉडरेट रही है, पर अभी भी मेजोरिटी ऑफ पीपल एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट, जो अच्छी बात नहीं है। हाँ, इंडिया ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए। लेकिन फिर भी अभी भी हमें लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना है 1/4 पॉपुलेशन का, जो पॉवर्टी लाइन के अंडर आती है। पाकिस्तान, सरकारें नहीं टिकती, रेमिटेंसेस पे डिपेंडेंट हो, फॉरेन एड पे डिपेंडेंट हो, एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस वॉलेटाइल, इसी वजह से इनका स्लो डाउन चलता है। पिछले रीसेंट पार्ट्स में ये देखा गया है कि हाँ, इन्होंने कुछ ग्रोथ रेट अचीव किया है। यानी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर कुछ टाइम से शो कर रहा है कि हाँ, ये कंट्री थोड़ा इकोनॉमिक रिकवरी में है। चाइना, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम इज अ मेजर इशू, ह्यूमन राइट इज अ मेजर कंसर्न। लेकिन पिछले 40 सालों में इसने मार्केट सिस्टम अलाउ किया है। मार्केट फोर्स मतलब प्राइवेट इंडस्ट्रीज को प्रोडक्शन करना अलाउ किया है, लेकिन अपना पॉलिटिकल कंट्रोल लूज किए बिना। पॉवर्टी खत्म करने में सक्सेसफुल रहा है। चाइना ने अपने देश में मार्केट मैकेनिज्म स्टार्ट किया, वही मार्केट फोर्सेस। देश के अंदर सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज डेवलप कर दिखाई इस कंट्री ने। लैंड की कलेक्टिव ओनरशिप रखने की वजह से और इंडिविजुअल को सिर्फ कल्टीवेशन अलाउ करके, चाइना ने अपने देश में रूरल एरियाज में सोशल सिक्योरिटी अचीव कर ली है। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन रही है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से चाइना का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर हम दोनों कंट्री से तो बहुत ही बेटर है, जो हमने अभी पढ़ा भी था पीछे।